हेलो, आई एम शैल और आज हम इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम देखेंगे। तो इकोसिस्टम में इस मतलब दैट इज इस यूनिट में हमें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, उनकी फंक्शनिंग, ठीक है, उसके बाद एनर्जी फ्लो देखना है, प्रोडक्टिविटी देखना है और इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल्स को भी देखना है। और इकोसिस्टम हाँ क्या क्या काम करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने में क्या क्या चेंज करते हैं ये सब देख लिया था। पॉपुलेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या होता है, दैट इज बायो मतलब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक। बायोटिक यानी उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट, एनिमल, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, जबकि जो एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वहाँ उस जगह पर, वो उसका एबायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं। तो इकोसिस्टम में हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे स्पीशीज होंगी और एक स्पीशीज में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। तो इन सभी का आपस में इंटरेक्शन और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन मिल करके हम इकोसिस्टम देखते हैं। दैट इज इकोसिस्टम दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक विद इन बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन जो होता है एक इकोसिस्टम को बनाता है। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है। यदि उसको एक एनर्जी सोर्स, एनर्जी इनपुट मिल रहा है, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से इन सब इंटरेक्शन के हिसाब से वो उस इकोसिस्टम को ऑपरेट करने में कैपेबल होते हैं। दैट इज सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होता है एक इकोसिस्टम। चाहे इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो, जैसे कि हम ओशन में देखते हैं, समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है या इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है, और अभी बारिश में सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं तो एक जो पिट गड्ढा बन रहा है उसमें भी यदि वहाँ पानी रिटेन कर जाता है तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कोई सा भी हो वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं इकोसिस्टम की। तो एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। बायोटिक कंपोनेंट का एक अपने आप एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, सारी चीज़ें, एंड अपने नॉन लिविंग दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन जो है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग मतलब इकोसिस्टम बनाता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम का जो मतलब इनके इंटरेक्शन से वो अपने फंक्शंस को करता रहता है। दैट इज जो हमने बोला है वो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट ऑफ अ सी, लार्ज फॉरेस्ट और अ सी, ठीक है। छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्डेड द हाँ मैं अब यदि हम पूरी अर्थ के बायोस्फीयर को स्टडी करें, अर्थ की पूरे बायोस्फीयर को, यही बोल रहा है, मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। यानी जितने भी इधर इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, इन सब को मिला करके हम यदि अर्थ को देखें तो वो एक लार्ज इकोसिस्टम के समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरी। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में मैंने बोला बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और एक यदि कैटेगराइज करें तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में से डिवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट दिया हुआ है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्चुरीज, ठीक है, ये सारे जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएंगे, ठीक है। और एस्चुरी क्या होता है, दैट इज जहाँ पर समुद्र और एक्वेटिक फ्रेश वाटर मिलते हैं, ये जो होता है वो एस्चुरीज होता है। तो एस्चुरीज में सॉल्ट कंसंट्रेशन समुद्र के कंपैरिजन में कम होगा, ओके। हमने पीपीएम देखा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कि 30-35 पार्ट पर मिलियन सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं सी वाटर में। तो यहाँ पर हम एस्चुरीज ये इन दोनों के बीच वाला एरिया जो है ये एस्चुरी को बना रहा है, और एस्चुरी हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसका बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर ही है टर्म से ही, ठीक है। तो द
जहाँ पर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर दैट इज रिवर वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर ये एस्चुरीज बनती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे थे अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमने देखा, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा। अब मैन मेड इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि एक एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम होता है, एक तो कई लोगों के, आप लोगों के घर में भी होगा। तो फिश एक्वेरियम में हम वहाँ पर फिशेस को मतलब पानी में फिशेस को रखते हैं, ग्लास हाउस जैसा रहता है। तो वो एक मैनमेड इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और हम जो खेत में फसलें उगाते हैं, क्रॉप फील्ड जो होता है, वो भी एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है। ठीक है, हम वहाँ पे उसको ग्रो करा रहे हैं, वो नेचुरली नहीं ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम मैनमेड इकोसिस्टम में लेते हैं। क्रॉप इकोसिस्टम को, क्रॉप फील्ड को और एक्वेरियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सा देखो, एक हम अब सक्सेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको इसलिए मैं यहाँ रेफर कर रही हूँ। ये बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे मैं एक तालाब बनवा दूं, ठीक है, तो और मैं उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दूं। अनडिस्टर्ब फॉर्म में मतलब कि ये नहीं कि मैं जाकर हर 2 महीने में उसी को, वो तालाब की सफाई करवा रहे हैं, वो सब कुछ नहीं करना, मैं उसको इस स्टेट में छोड़ दूं। तो यदि हम उसको 1000 साल बाद देखेंगे तो उस पॉन्ड की जगह पर हमें एक फॉरेस्ट दिखाई देगा, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मिजोफाइट। ठीक है, जेरोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं, मिजोफाइट जो ऑप्टिमल कंडीशन में लैंड पे रहते हैं, वो मिजोफाइट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे तो क्या, वहाँ पे हमें कई सालों बाद, 1000 साल बाद हमें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम या मिजोफाइटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो पॉन्ड जो है एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में चेंज हो गया एक। ठीक है, कि तो इसका मतलब ये है ना कि वहां पर पानी जब हमने एक तालाब खोदा, तब तो वो केवल एक एबायोटिक कंपोनेंट वहां पर था। फिर वहां पर फाइटोप्लैंक्टन आए, जू प्लैंक्टन आए, फिर सबमर्ज प्लांट आए, फिर लिटोरल साइड में, मतलब जहां पर पानी और सॉइल कांटेक्ट में होती, वहां पर प्लांट उगने लगे। और ये सब डिग्रेड होते गए, तो जो पानी का लेवल है उसको कम करते गए इस तरीके से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, इनका आपस में इंट्रैक्शन ही देख रहे हैं, जिसके कारण एक जो पॉन्ड बनाया था, यदि कोई इंट्रैक्शन नहीं होता तो 1000 साल बाद भी हमें पॉन्ड दिखाई देता। लेकिन इस प्रोसेस में वहाँ पर इंट्रैक्शन हुआ और उसके बाद एक नया इकोसिस्टम देखने को मिला। तो ये लाइन जो है, इसके रिलेशन में आप समझिए कि वहाँ पर वास्तव में इंट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition। ठीक है, कि किस तरीके से फिशेस वगैरह प्रेजेंट है, तो वो हमें, मतलब जो भी है एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक स्पीशीज होंगे, तो हर एक इकोसिस्टम की एक यूनिक स्पीशीज कंपोजिशन देखने को मिलता है, कौन कौन सी वहां पर स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, then vertical distribution of different species occupy different level is called stratification। अब समझो स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्राटिफिकेशन की ये इमेज दी हुई है, तो स्ट्राटिफिकेशन में देखो, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से उस इकोसिस्टम में उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ट्री हैं वो हाईएस्ट लेवल पर प्रेजेंट होंगे। किस लिए ये इतना ऊंचा हो गया, कि उसको मैक्सिमम सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो सबसे ऊपर पे, इमर्जेंट लेवल पे है। ठीक है, देन फिर ये कैनोपी, सबका जो प्लांट कवर जो है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इस कैनोपी के कारण क्या होगा, सनलाइट का पेनिट्रेशन नीचे कम होता जाएगा। फिर ये अंडर स्टोरी लेवल हो गया, ठीक है, ये श्रब लेवल हो गया, और ये ग्राउंड लेवल हो गया, जहां हमें ग्रासेस, मॉसेस, लाइकेंस ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा स्ट्राटिफिकेशन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, एक फॉरेस्ट में, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो स्ट्राटिफिकेशन होता है, वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर वही ग्रो करेगा ना जो कम सनलाइट में ग्रो कर सकता है। ये इस जगह पर वही आएगा जो, मतलब जो ट्री होंगे, जो टॉल हाइटेड प्लांट होंगे, वही ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्ट्राटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग था। अब इसी तरीके से हमने इसके पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बहुत शॉर्ट में बात की थी कि कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को, जैसे ये पॉन्ड बनाया, तो यहाँ जो पानी सॉइल के कांटेक्ट में है उसको हमने लिटोरल जोन बोला था, और ये जो सॉइल के कांटेक्ट नहीं है उसको हमने लिम्नेटिक जोन बोला था। ठीक है, फिर ये प्रोफाउंडल जोन था और ये बेंथिक जोन था।
ठीक है, तो यहाँ बेंथिक जोन में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये जो लिम्फेटिक जोन है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टॉन्स देखने को मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम अर्थ का भी हमने देखा था। अर्थ के लिए भी देखा था हमने, ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला था। इसके इधर हमने 23.5 डिग्री पे हमने क्या देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था। ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो, यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ साउथ साइड, ये देखो ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इसके इस साइड हम 0 से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ पहुंचेंगे, इधर से 0 से इधर बढ़ेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ। तो पोल्स कहाँ पर हैं, 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, नॉर्थ साइड पे भी और साउथ साइड पे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से इस साइड 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये जो है इतना ट्रॉपिक हो जाता है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। इक्वेटर के दोनों साइड 23.5 एंड 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, ये ट्रॉपिक हो जाता है। फिर यहाँ पर एक लाइन और होती है जिस जो 66.5 डिग्री पर होती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये एरिया जो हो जाता है दैट इज टेम्परेट जोन हो जाता है। फिर ये जो एरिया है ये फ्रिजिड जोन कहलाता है या पोलर एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि मैं यहाँ पर सन को यहाँ पर बिल्कुल इसके लैटिट्यूड सॉरी इक्वेटर के ठीक ऊपर जो है सूरज चमकते रहते हैं, तो स्ट्रेट यहाँ पर जैसे, अब इसको यहाँ से तो नहीं दिखा सकते इमेज में, यहाँ से दिखा सकते, तो ये डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और यहाँ पर ये स्लांटिंग सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है। इस वजह से इन एरिया का सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें इक्वेटर में देखने को मिलेगा और ट्रॉपिक में भी हाई टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद स्लांटिंग सनलाइट पड़ रही है तो टेम्परेट एरिया का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और यहाँ का पोलर एरिया का माइनस में चला जाता है, तो रीज़न इज दैट। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रैटिफिकेशन देखा था, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो पानी में भी हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और अर्थ में भी हमने ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ओके, सो ये स्ट्रैटिफिकेशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये फॉरेस्ट का स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, shrubs the second, and the herb and grasses occupy the bottom layer। तो वो according to their need of sunlight वो ग्रो करते हैं। जो कम सनलाइट में ग्रो कर सकता है दैट इज वो हो जाएंगे ग्रासेस, हो जाएंगे मॉसेस, लाइकेन यहाँ पर हो जाएंगे। मॉडरेट चाहिए तो श्रब्स जो हैं वो श्रब लेयर जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए बहुत कम भी नहीं चाहिए, तो कैनोपी से जो पेनिट्रेट होकर के आएगी ये कैनोपी है। ठीक है, कैनोपी यानी दैट इज जो पूरा आप जैसे कहीं पे भी जंगल में चले जाएं तो आप सब प्लांट के जो लीव्स होती हैं वो एक कवर करके एक छत रूफ जैसा बना लेती हैं, उनको हम कैनोपी बोलेंगे। ठीक है, तो कैनोपी से जो लाइट पेनिट्रेट होकर के आएगी वही श्रब लेयर या ग्राउंड लेयर की वेजिटेशन या प्लांट्स को मिल पाती है। ओके, तो ये हुआ। देन इकोसिस्टम फंक्शनिंग यदि देखते हैं तो द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट। ठीक है, व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, इकोसिस्टम में हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, एनर्जी फ्लो के कारण ही मतलब एनर्जी फ्लो तो होगा और ये यूनिडायरेक्शनल होगा। कौन एनर्जी सोर्स होता है, हाइड्रोथर्मल, मतलब जो समुद्र के वेंट में या दरारों में जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उनको छोड़ करके सभी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होते हैं दैट इज सन। ओके, अब इनसे लाइट आएगी तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करेगी, दैट इज ये साइक्लिंग नहीं शो करेगी, एनर्जी साइक्लिंग शो नहीं करेगी। ठीक है, और यदि हम बिल्कुल उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, इफरात है, बहुत अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हमें उनको साइकिल कराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं। जबकि न्यूट्रिएंट जो हैं, जो भी मिनरल एलिमेंट्स हैं, उनकी हम साइक्लिंग देखेंगे क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनको यूज़ करेंगे फिर उनको वापस से सॉइल में डालेंगे, यूज़ करेंगे सॉइल या वाटर में डालेंगे, क्योंकि यदि वो डिप्लीट हो गए, यदि हमने उनकी साइक्लिंग नहीं की, वो डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए। जैसे एनर्जी को तो हमने हीट के फॉर्म में, मतलब अर्थ में यदि कोई भी एनर्जी आ रही है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही हो, हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जो बायोमास प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, उसका एक एक पाई जो है, एक एक पैसा मतलब बोलना चाहिए, एक एक एनर्जी का एक एक चीज, हर पूरा पोर्शन उसका हीट में फाइनली लॉस्ट हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक सर्वाइव कर रहा है तब तक उसमें बायोमास है, जैसे उसकी डेथ होगी डिकम्पोजर्स उसको डिग्रेड करेंगे और
वो फाइनली जितनी भी एनर्जी वहाँ बायोमास में स्टोर थी वो हीट के फॉर्म में ही डेसिपिएट हो जाएगी। लेकिन न्यूट्रिएंट के केस में हम क्लियर देखते हैं कि क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है तो हमें उसी को ही यूज़ करना है, अपने लिए अपने बायोमास प्रोडक्शन में यूज़ करना है, फिर बायोमास का डिग्रेडेशन से उसको फिर से सॉइल में पहुँचा देना है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो यदि हम एक इकोसिस्टम की कंपोनेंट की मतलब जो फंक्शनिंग के लेवल पर बात करें तो हम एक किसी भी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी देखते हैं, डिकम्पोजिशन देखते हैं, एनर्जी फ्लो देखते हैं एंड न्यूट्रिएंट साइकिल देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शनिंग हम इन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देन इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये चार चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उनका ऑपरेशन जो होता है, उनमें जो फंक्शनिंग होती है वो इसी ही पैटर्न पे होती है। तो दिस इज एक पॉन्ड जो होता है, दिस इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, यानी एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, अपने आप में उसको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वो अपना ये प्रोडक्टिविटी हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ, न्यूट्रिएंट साइकिल हुआ, डिकम्पोजिशन के थ्रू वो अपना काम करता रहता है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें होना जरूरी है, ये चार चीज़ें होना जरूरी है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, कंज्यूमर हो चाहे नहीं हो काम चल जाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर जरूर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर, यदि हम सोचे केवल प्लांट सरवाइव कर जाए तो नहीं, क्योंकि प्लांट जो है जो न्यूट्रिएंट है उनको कंज्यूम करेंगे और डिकम्पोजर उसको वापस से रिलीज करके उन्हें अवेलेबल कराएंगे। लेकिन कंज्यूमर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर मस्ट हैं एक इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन सिंपल मैनर। पॉन्ड जो होता है शैलो वाटर बॉडी होता है, ठीक, बहुत डीप नहीं होता, गहरा नहीं होता, उथला होता है, इन विच ऑल द फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। ठीक है, फोर कंपोनेंट जो हमने अभी जब देखा है, द एबायोटिक कंपोनेंट वाटर with all dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond। ठीक है, अब ये देखा हमने। देन इसके बाद द सोलर इनपुट चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए। ठीक है, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज है। Then autotrophic component include the phytoplankton, some algae and floating and submerged and marginal plant found at the edges। तो यहाँ पर हमने देख लिया एनर्जी सोर्स भी हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो सॉइल में भी हैं और वाटर में भी डिजॉल्व हैं वो हो गया। देन हमने सोलर इनपुट देखा, उसके बाद हमने प्रोड्यूसर्स देख लिए, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूसर के रूप में प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द, हाँ, अब जब कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो जू प्लैंकटन हो गए, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो यहाँ फिशेस वगैरह जो कुछ भी हैं वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेंगे। देन द डिकम्पोजर और फिर उसके बाद हम डिकम्पोजर देख रहे हैं। तो हमने कंपोनेंट्स, मतलब मैंने आपको ये बताया है कि कंज्यूमर हो नहीं हो इकोसिस्टम अपना काम कर सकता, बगैर कंज्यूमर के भी इकोसिस्टम काम करता है। लेकिन जो भी नेचुरल इकोसिस्टम होता है वहाँ पर प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर और इसके बाद एनर्जी सोर्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, द डिकम्पोजर आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो बेंथिक होते हैं, जो बेंथिक जोन होता है वहाँ पर डिकम्पोजिशन मैक्सिमम होगा और लिम्नेटिक एंड लिटोरल जोन में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, दैट इज फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलेगा। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम। जब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का, तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम जो एक तरीके से छोटा इकोसिस्टम ही है वो सभी काम कर रहा है। इस वजह से मतलब हम उसको एक स्टैंडर्ड, एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं, एक इकोसिस्टम के मॉडल के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। जो यदि हम बायोस्फीयर, जिसको इकोलॉजिस्ट ने एक ग्लोबल इकोसिस्टम बोला है, वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिलेगी जो एक छोटे से इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में हम देखने जा रहे हैं। दैट इज कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ। ये प्रोड्यूसर का फंक्शन हम देखेंगे इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में।
फिर कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेटेरोट्रॉफ, दैट इज जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बायोमास प्रोड्यूस किया गया वो कंज्यूमर को ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज हेटेरोट्रॉफ को ट्रांसफर किया जाएगा। फिर उसके बाद हम डिकम्पोजिशन भी देखेंगे जो बेंथिक जोन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और डिकम्पोजिशन के कारण जो मिनरल एलिमेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बाउंड हो गए थे, तो डिकम्पोजर मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको वापस से सॉइल एंड वाटर में पहुंचा देंगे। तो ये क्या देख रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं यही तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है। ठीक है, कुछ और अलग तो डॉक्टर इंजीनियर तो वहाँ होंगे, वहाँ पे मतलब उस लेवल पे हमें देखना नहीं है, इनकी फंक्शनिंग हमें इसी लेवल पे ही देखनी है। ठीक है, तो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर एनर्जी ट्रांसफ़र कंज्यूमर को हो रहा है, फिर उसके बाद डिकम्पोजर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग को शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर रिपीटेड, मतलब यही चीजें चलती रहती हैं वहां पर। देर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट डिसिपिएशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। अब केवल एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी जो है उसको ऑटोट्रॉफ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यही केमिकल एनर्जी मतलब जो कि बायोमास में आ गई है वो अपने नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल को जाएगी, या सीधे यहाँ से भी डिकम्पोजर को जाएगी, जैसे पत्तियाँ वगैरह गिरी हैं, और कंज्यूमर से भी डिकम्पोजर लेवल को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को शो करती है, जो कि हमने पहले भी देखा कि जितनी भी एनर्जी एंटर होगी वो भले ही कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बायोमास में बाउंड होकर के रह जाए, लेकिन फाइनली उसका हश्र यही होगा कि वो हीट के रूप में एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, सो कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का जो सोलर एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर केमिकल एनर्जी आइदर देखो पहले कंज्यूमर लेवल पे ट्रांसफ़र हुई, फिर डिकम्पोजर ने उसको बायोमास को डिग्रेड किया, उस प्रोसेस में उन्होंने लिया, डिकम्पोजर भी डिग्रेड हो गया, तो फाइनली किस फॉर्म में, दैट इज हीट लॉस के फॉर्म में वो एनर्जी रिटर्न हो जाएगी, दैट इज इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ओके, अब प्रोडक्टिविटी दैट इज समथिंग दैट इज, अभी हम हाइड्रोथर्मल वेंट के इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म की बात कर रहे हैं, कीमोसिंथेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी देखते हैं, तो प्रोडक्टिविटी दैट इज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना है यहाँ, तो उसके लिए हमें सनलाइट रिक्वायर होगी। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक है, यहाँ पर हमने कंज्यूमर को बैठाया है, ऑटोट्रॉफ को बैठाया, तो सबके लिए एनर्जी सोर्स एक्सेप्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं, कीमोसिंथेट्स को छोड़ दो, तो सबके लिए सोलर एनर्जी ही जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, अब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास कुछ नहीं है, दैट इज जो कन्वर्ट हो रहा है, फोटोसिंथेट प्रोड्यूस है वही बायोमास बना रहा है, और फिर वो एक के बाद एक दूसरे लेवल में ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, बार बार एक दूसरे को खाते जाएंगे और ये बायोमास जो है ट्रांसफर होता जाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्टिविटी दैट इज जो एक सपोज 1 घंटे में एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया, या हम समझ लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की लीफ ने कितना सनलाइट को केमिकल एनर्जी में फिक्स किया, कितना उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया, और जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर दैट इज केमिकल प्रोडक्ट में चेंज किया, यही जो है वो बायोमास है, यही जो है वो बायोमास नहीं, यही प्रोडक्टिविटी है। तो अगेन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म, ये हम इसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक वेट में और दूसरा एनर्जी में। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं जब वेट में तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और यदि एनर्जी में करते हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो हम प्रोडक्टिविटी को इन दो यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये जब हम वेट में कर रहे हैं तो ग्राम में, और एनर्जी में करेंगे तो ऑब्वियसली किलो कैलोरी में हम एक्सप्रेस करेंगे। देन इसके बाद हम लेते हैं द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हमने दो चीज कांस्टेंट बोला था, यहीं पर है, सॉरी इसके नहीं, दो कंडीशन हमने बोली थी, ओवर पर यूनिट एरिया और दूसरा एक टाइम पीरियड।
ठीक है। तो हमने देखा हम इसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो वेट में कर सकते हैं और एक एनर्जी में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, वहाँ पर हमने ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, अब हमें ड्यूरेशन टाइम पीरियड भी देना जरूरी है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में कितना ऑर्गेनिक या कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ या उसका बायोमास कितना हुआ, ये जो है प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम प्रोडक्टिविटी, सिर्फ प्रोडक्टिविटी को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जितनी भी सनलाइट उस पर पड़ी, ठीक है, और उस सनलाइट को उसने फोटोसिंथेसिस में यूज किया, उससे जो भी बायोमास का प्रोडक्शन हुआ वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो जितनी भी सनलाइट पड़ रही है उसका जो पोर्शन फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ और उसके कारण जो बायोमास का प्रोडक्शन हुआ वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो जितना पूरा फोटोसिंथेसिस बना, मान लो 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाए गए इस प्रोसेस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ग्लूकोज, ठीक है, बनाए गए, और ये 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो गए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। और इसका मैं 60 मॉलिक्यूल में अपने मतलब प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं, तो बचे कितने, दैट इज 40 मॉलिक्यूल। तो जो 40 मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने बनाया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फिक्स किया, उसने ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज का जो उसने कंज्यूम कर लिया वो उसको हटा दो, तो जो बचता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब हमने देखा प्रोड्यूसर ही हमें सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जो वो बना रहे हैं तो वो अपनी ग्रोथ के लिए उन्होंने जो यूज कर लिया, अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज कर लिया। तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो प्रोड्यूसर जो जितना हिस्सा बायोमास का अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें एनपीपी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। और यही इसके ऊपर के ट्रॉफिक लेवल या कंज्यूमर्स को ये एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी अवेलेबल होती है या जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पर अवेलेबल होती हो उसे हर्बीवोर और मतलब कंज्यूमर लेवल पे और डिकम्पोजर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो जीपीपी और एनपीपी हो गया। तो एनपीपी किसके लिए छोड़ दी गई है, दैट इज कंज्यूमर के लिए और डिकम्पोजर के लिए। देन यही इसमें यही शो कर रहा है कि टोटल जो है 300 जूल बना, एनर्जी बनी। ठीक है, उसमें से सेल ने 100 यूज कर ली और 200 जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची। ओके, तो ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। अब कोई प्लांट्स जो हैं वो एक्सेस मतलब हायर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, कुछ इकोसिस्टम लोअर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। तो कुछ इकोसिस्टम में हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ किस टाइप के प्लांट्स हैं। लाइक हमने C3 C4 देखा है, तो ट्रॉपिकल एरिया में C4 प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और C4 की क्योंकि वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ का जो प्लांट का स्पीशीज कंपोजिशन है वो डिसाइड करता है कि ये हाईली प्रोडक्टिव होंगे कि या प्रोडक्टिविटी इनकी कंपेरेटिवली कम होगी। तो दैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। It also depend on a variety of environmental factor, availability of nutrient and photosynthetic capacity of plant. ठीक है, अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी हैं, टेम्परेचर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इनको ऑप्टिमम रेंज में प्रोवाइड कराओगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लेकिन बिलो या अबव प्रोवाइड कराओगे ऑप्टिमम रेंज से, ठीक है, अनुकूलतम से ऊपर या नीचे करोगे तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर देखा हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर, देन वो सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, इन सब पर डिपेंड करता है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी C3 C4 के लेवल पर आप कंपेयर कर सकते हो। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो हर एक, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देख रहे हैं, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो ये हर जगह वेरी करती है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीजें। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, जो कंज्यूमर लेवल पर अवेलेबल है प्रोडक्टिविटी, वो 170 बिलियन टन है ड्राई वेट का। हम कभी भी फ्रेश वेट में इसको मेजर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यदि कभी किसी प्लांट को ज़्यादा पानी मिल रहा है तो उसका फ्रेश मतलब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो फ्रेश वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वही प्लांट यदि कम पानी में ग्रो करा रहे हैं तो उसका फ्रेश वेट रिड्यूस हो जाएगा, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर या लिमिटेशन ऑफ वाटर, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फ्रेश वेट जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब कभी भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम उसे ड्राई वेट में मेजर करते हैं, क्योंकि फ्रेश वेट जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरी बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन है, ठीक है। और इसमें से यहाँ पर एक चीज और है, ये जो ओशन की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी है, वो 55 बिलियन टन है। और जबकि जो हम ओशन को देखें तो 70% एरिया, मतलब लैंड तो बहुत कम जगह पर है, लिथोस्फीयर बहुत कम जगह पर है, लेकिन जो ओशन है मतलब हाइड्रोस्फीयर में भी ओशन, वो अर्थ का 70% एरिया को कवर करता है। फिर भी पूरी अर्थ हमें कितने एनपीपी दे रही है? दैट इज 170 बिलियन दे रही है। इसमें से ये जो ओशन है, समुद्र है, वो कितना दे रहा है? 55 बिलियन दे रहा है। तो इतना बड़ा एरिया एक्वायर करने के बाद उसका प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मतलब बहुत कम प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है। तो यही चीज बोल रहा, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन और ओनली 55 बिलियन। तो क्या कारण है कि ये इतना कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है? तो अधिकतर तो हम जहाँ पे भी आप देखोगे तो जनरली यही बोलेगा कि सनलाइट जो है डीप कम पेनिट्रेट होती है, लेकिन सनलाइट सफिशिएंट, दैट इज 500 मीटर तक समथिंग पेनिट्रेट होती है, वो नहीं है यहाँ। ये यहाँ पर ये जो है न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी कम होने के कारण जो ओशन है वो कम प्रोडक्टिव है, ठीक है। और वहाँ जो मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उन्होंने अपनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बहुत इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसकी ओशन की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब 55 बिलियन टन हमने निकाल दी ओशन की प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो जितनी उसके बाद जितनी बचती है, कितनी बचेगी? दैट इज 115 ना, राइट, हाँ। 115 बिलियन टन जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ओवरऑल सबको मिला करके, आइदर इट इज डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सबको मिला करके वहाँ 115 जो बचती है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बचती है। अब यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो होता है वो कोरल रीफ होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखते हैं, जिसकी पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी समथिंग 20 बिलियन 20 टन है, बिलियन ने 20 टन है, ठीक है, पर हेक्टर। एक हेक्टर में जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो 20 टन उनकी प्रोडक्टिविटी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आता है, जिसकी 15 टन पर हेक्टर है। फिर उसके बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आता है, जिसकी 12 टन पर हेक्टर है। और उसके बाद टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट आता है, जिसकी 8 टन पर हेक्टर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा हुआ है? दैट इज कोरल रीफ हो गया है, ओके। वहाँ का पानी गर्म रहता है, न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अवेलेबल हैं, तो कोरल रीफ जो होते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मोस्ट प्रोडक्टिव जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसकी मैंने बताई 20 टन पर हेक्टर। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनकी मैंने 15 बताई आपको। फिर उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनकी 12 टन पर हेक्टर है। और उसके बाद टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट, इनकी जो है 1 टन पर हेक्टर है। और लीस्ट प्रोडक्टिव जो है डेजर्ट होता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी 0.7 टन पर हेक्टर होती है, ओके। तो ये डेटा को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने एक देख लिया कि दैट इज वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कम अवेलेबिलिटी एंड फोटोसिंथेटिक लेस एफिशिएंट होना ओशन की लो प्रोडक्टिविटी का कारण होता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की जब बात करते हैं तो
डिकम्पोजिशन हम देखते हैं तो जैसे देखो सिंपल सा है, ये एक ट्री है, हम अभी प्लांट के रिलेशन में बात करते हैं हम, क्योंकि अधिकतर जब हम इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं ना तो हम सब कुछ अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ये पूरा की पूरा नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे वर्टिब्रेट्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, प्लांट्स में भी बहुत टाइप है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, ग्रासेस, सब कुछ हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ये पत्ती है, ये सॉइल पे गिर गई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स ने बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किया था, वो गए ऑर्गेनिक और फोटोसिंथेसिस में वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली लीफ की सेल में बाउंड है। हमने देखा है कि जितने भी मिनरल एलिमेंट इकोसिस्टम में मतलब अर्थ में प्रेजेंट है उनकी एक लिमिटेड अमाउंट है। सन एनर्जी को तो हम बेतहाशा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो उनको हमें रिसाइकलिंग कराना हम मस्ट है। तो हमने देखा, पहले हमने मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करवा करके फोटोसिंथेसिस करवाई, बायोमास प्रोडक्शन करवाया, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन करवाया। जब ये सेल या एनिमल पार्ट, जब जैसे क्रीमेशन प्रोसेस तो ह्यूमन के केस में ही देखने को मिलती है, अब मैं बोल रही हूँ बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब प्रोटिस्टा हैं, ठीक है, सब मोनेरा हैं, तो वो सब सॉइल में फाइनली सॉइल में जाएंगे या पानी में जाएंगे, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देख रहे हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर इनको इनके जो मिनरल एलिमेंट ऑर्गेनिक मैटर में बाउंड कर दिया गया है, उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा कि चलो सेल के अंदर जो जो चीज़ें भी हैं उनको ब्रेक करो और फिर से यहाँ पहुँचा दो, सॉइल या वाटर में पहुँचा दो, जिससे कि फिर से प्लांट इनको एब्जॉर्ब करें और मतलब फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर वगैरह होते होते वो फिर से डिकम्पोजिशन में जाए। ठीक है, तो इसलिए मिनरल्स जो हैं वो साइक्लिंग पैटर्न शो करते हैं, जबकि अर्थ जो है सनलाइट जो है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करती है, एनर्जी की साइक्लिंग नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अर्थवॉर्म बीइंग रेफर टू एज फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी डेट्रिटस हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मूवमेंट होती है वो सॉइल लूजनिंग का काम करती है, और सॉइल लूजनिंग होने से सॉइल में एयर आ जाती है और जो कि रूट ग्रोथ के लिए मस्ट होती है। ठीक है, इसलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन में हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन में हम फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन देखते हैं। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो होता है वो सिंपल सा ये होता है, ये जैसे अर्थवॉर्म में एक लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है। तो डेट्रीवोर जो है फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, जो भी पड़े हुए हैं सॉइल में सब कुछ, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम जो होता है वो डेट्रीवोर्स का होता है, और ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अब इस प्रोसेस में कुछ मतलब ब्लीचिंग एक साथ में ये चलेगी, जो भी जब इनको डिकम्पोज किया जा रहा है तो उनसे जो मिनरल एलिमेंट्स निकल रहे हैं या और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, पानी के साथ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो फिर ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस भी साथ में चल रही है। इसके बाद कैटाबोलिज्म, अब हमने जैसे एक लीफ है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है लीफ का, अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करके इसको और डिग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाता है वो कैटाबोलिज्म कहलाता है। अब इसके बाद ये ऑर्गेनिक, ये इनके कैटाबोलिज्म के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हो गया, इसको हम ह्यूमस कह रहे हैं। अब इस ह्यूमस में भी फिर और डिग्रेडेशन होगा और मिनरल एलिमेंट्स जो हैं, मिनरल एलिमेंट्स वो सॉइल में वापस रिलीज कर दिए जाएंगे, तो ये प्रोसेस जो है मिनरलाइजेशन कहलाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही होना, ये इकोसिस्टम में ये सारी प्रोसेस, कुछ लीच हो रहा है, कुछ फ्रेगमेंट हो रहा है, कुछ का कैटाबोलिज्म हो रहा है। ठीक है, कुछ में कुछ मतलब ये सारी जितनी भी मैं बात कर रही हूँ ये सभी प्रोसेस जो हैं एक
एक इकोसिस्टम में साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती रहती हैं। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हमने देखा, डिकम्पोजिशन पूरी प्रोसेस है, उसमें फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग भी डिकम्पोजिशन में आएगी, कैटाबोलिज्म भी डिकम्पोजिशन में आएगा, ह्यूमिफिकेशन भी डिकम्पोजिशन का पार्ट है, एंड मिनरलाइजेशन भी डिकम्पोजिशन का पार्ट है। तो decomposition, it is a process where decomposer break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient like calcium, phosphorus, potassium, जो कुछ भी है सॉइल में रिलीज कर दिया जाएगा। Dead plant remains such as leaf, bark, flower and dead remains of animal including fecal matter constitute detritus, which is the raw material। किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है? डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिकम्पोजर जो होंगे वो क्या होंगे? वो सेप्रोप्स होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने डिकम्पोजिशन की देखे सब कि दैट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। अब डेट्रीवोर्स जैसे अर्थ फॉर्म है, उसने स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े बने उन्हें हम फ्रेगमेंटेड पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो डेट्रीवोर्स जो है फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं। फिर उसके बाद लीचिंग में हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो नीचे चले गए और सॉल्ट के रूप में गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ फिर उसके बाद जो फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वहाँ पर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो होंगे डेट्रिटस को और ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो इस सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये कैटाबोलिज्म कहलाएगा। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ऑर्गेनिक डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और वो रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एंट्रैप होकर के रहते हैं। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। Then humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Humification leads to the accumulation of dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं लिग्निन प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है, ठीक है, केराटिन प्रेजेंट है, जो कि रेजिस्टेंट हैं इन माइक्रोबियल एक्शन के कारण। तो इस वजह से ह्यूमस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमस के और फर्दर डिग्रेडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन को वहाँ स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये चीज हो गया। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पॉइंट जो हो रहा है कि कोलाइडल नेचर का होता है ह्यूमस। ठीक है, डार्क कलर का होता है ह्यूमस, एमॉर्फस सब्सटेंस होता है ह्यूमस, और माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है ह्यूमस। ठीक है, और यहाँ इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एक्सट्रीमली स्लो रेट में होगा। ठीक है, इसका अभी भी डिकम्पोजिशन होना है, दैट इज ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये एंट्रैप करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को क्योंकि ये कोलाइडल नेचर का होता है। Then the humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrient occur by the process of mineralization. Overall, producer and decomposer are ठीक है, क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन हुआ, साथ फ्रेगमेंटेशन भी चल रहा है इकोसिस्टम में, लीचिंग भी चल रही है, कैटाबोलिज्म भी चल रहा है, उसके बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमस का भी मिनरलाइजेशन चल रहा है। ह्यूमस एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सॉइल के टॉप होराइजन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर देन ओवरऑल प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इन बायोटिक कंपोनेंट। ये हमने पहले भी बात की है कि क्योंकि यदि हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस उसको ऑर्गेनिक बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बायोमास को डिग्रेड कंज्यूम यदि नहीं भी कोई कर रहा, कंज्यूमर नहीं भी है, तो सॉइल में जाएगा, और सॉइल में जाएगा तो डिकम्पोजर उसको डिग्रेड करके मिनरल्स को फिर से सॉइल में रिलीज कर देंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू, और वो फिर से प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। देन डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन हम अभी पढ़ के आए उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और यदि ऑक्सीजन कम होगी तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा। और द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ों के कारण डिकम्पोजिशन जो होगा वो स्लो होगा। यदि
जो डेट्रिटस है उसमें लिग्निन और काइटिन ज़्यादा हैं, तो लिग्निन और काइटिन माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस वजह से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। यदि डेट्रिटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा कि ऑक्सीजन कम है तो डिकम्पोजिशन, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया फंजाइज को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यदि ऑक्सीजन सॉइल में सफिशिएंट है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। यदि डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन ज़्यादा प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इसके अलावा यदि नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर बहुत कम है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्योंकि जो भी डिकम्पोजर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वहाँ पे भी उनकी परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर का एक ऑप्टिमम रेंज में होना जरूरी है, ठीक है। सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है डिकम्पोजिशन को प्रमोट करती हैं। तो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिक कंडीशन इनहिबिट डिकम्पोजिशन, ठीक है। उनका सबका इंपॉर्टेंस हमें क्लियर है। तो जो पॉइंट हमें याद रखना है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा, और यदि टेम्परेचर कम है और ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो एनर्जी फ्लो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो दरारों में समुद्र के बॉटम में जो भी दरारें हैं वहाँ तक सनलाइट पहुँचती नहीं, लेकिन वहाँ कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है उनके सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी इकोसिस्टम हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइडर जो है वो सूरज होते हैं, ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो भी अर्थ में पूरी सोलर रेडिएशन आ रही है उसका लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। पार इसे हम बोलते हैं। जितनी भी सनलाइट आ रही है उसमें से सिर्फ 50% जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, और प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी टू, मतलब प्रोडक्टिविटी को बोल रहा है, टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पार, ठीक है। तो हमने देखा कि जितनी भी सोलर रेडिएशन का 50% पार है और 50% का 2 से 10% बोलेंगे, या सोलर रेडिएशन जो टोटल पड़ रही है उसका 1 से 5% बोलेंगे, ठीक है। यदि हम सिर्फ 50% में काउंट कर रहे हैं, पार में काउंट कर रहे हैं, तो पार का फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10 हो गया, ठीक है। और पार कितना है, टोटल जो सनलाइट पड़ रही है उसका 50% है, ठीक है। और यदि हम पूरा ये सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो 1 to 5% हो जाएगा, ठीक है। इसको, ये जो हम 50% में 2 to 10 बोल रहे हैं, तो इसको 100% में लेंगे तो ये 1 to 5% हो जाएगा। तो टोटल सोलर रेडिएशन का 1 to 5% जो है, इतना कम अमाउंट जो होता है वो पूरे मतलब बायोस्फीयर को ऑपरेट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। तो इसका पावर ऑफ सोलर रेडिएशन को आप समझो, ठीक है। 100% है, उसका 1 से 5% ही पूरे बायोस्फीयर को चलाने में सक्षम होता है, ठीक है। अब सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने बोला है प्रोड्यूसर की इंपॉर्टेंस हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब जब हम देख रहे हैं कि सोलर रेडिएशन का 1 to 5% या पार का 2 to 10% पूरे बायोस्फीयर को ऑपरेट करा रहा है, तो हम एक बायोस्फीयर में या एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर देखते हैं, देन कंज्यूमर देखते हैं, देन डिकम्पोजर देखते हैं। तो किस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी हम देखेंगे वो चीज़ है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। तो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर ने ट्रैप किया लाइट, उसके बाद कंज्यूमर को ट्रांसफर किया, और बीच बीच में डिकम्पोजर भी अपना हिस्सा लेते गए, ठीक है। इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? तो डेफिनेटली फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक के बाद दूसरे लेवल पर जा रही है।
फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एक लाइन में बोला जाए तो ये ये समझाता है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज एक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जब चेंज होता है, तो यदि हमने 100 किलो कैलोरी ली है तो हम सोचें इतनी एनर्जी को हम एनर्जी के इतने ही अमाउंट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने अभी भी इसके पहले जब हम रेस्पिरेशन में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में थी, तो उसका हम दैट इज 40% ही हम 38 एटीपीज में बाइंड कर पाए थे। दैट इज राउंड फिगर में 280 हम बोलते हैं, और यदि एग्जैक्ट एटीपी के 38 एटीपी, एक एटीपी 7.3 किलो कैलोरी, तो दैट इज टोटल 277 किलो कैलोरी को ही हम बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए थे। बाकी जो है हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हुआ था। ये नहीं कि हम 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में है उससे पूरे की पूरे एटीपी बनवा पाते, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है 100% एफिशिएंट नहीं होता, इसमें वेस्टेज हमें देखने को मिलती है, और ये वेस्टेज हमें हीट के फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। या जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी दैट इज डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, और इस डिसऑर्डर को मिनिमाइज करने के लिए हमें कंटिन्यूस इनपुट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यदि पूरा की पूरा 100% एफिशिएंट होता है तो शायद ये एक बार एनर्जी आ गई वो ट्रांसफॉर्म होती रहती और उतना ही उसका अमाउंट बना रहता, तो हमें दूसरे कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट साइकिल में देख रहे हैं, जो चीज़ है उसी से हम बार बार उसकी साइकिलिंग करके काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी एंटर हो रही है मतलब इकोसिस्टम में, वो फाइनली एज अ हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वही बोलता है कि एनर्जी कन्वर्शन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होता है। दैट्स वाई हर बार जब भी होता है तो हीट लॉस होता है, रैंडमनेस या एंट्रोपी इंक्रीज होती जाती है, और यदि हमें इकोसिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनिंग कराते रहना है तो हमें कंटिन्यूस इनपुट सोलर रेडिएशन का चाहिए होता है, दैट इज इन यूनिडायरेक्शनल चाहिए होता है, ठीक है। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट, ठीक है। Likewise, producer is in an aquatic ecosystem or various species like, अब जब टेरेस्ट्रियल में तो हमने देख लिया कि ट्रीज हैं, वुडी प्लांट्स हैं और हर्बेशियस जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स को देखेंगे, जो मतलब जो फ्री स्विमिंग प्लांट्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, और एल्गी और कुछ हायर प्लांट्स भी आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, मतलब यदि जो भी फूड चेन है या फूड वेब है वहाँ पर जो स्टार्ट होती है ये, तो वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कंज्यूमर पे जाती है। सब चीज़ क्लियर ही है। तो कोई भी अब यहाँ पर है, कोई भी फूड चेन जो होती है वो किससे स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से होती है। फिर उसके बाद ये फूड चेन जो है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर्स आते हैं। तो और इस प्रोसेस में वो फूड चेन में जो भी बायोमास है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफ़र किया जाता है। बार बार वही चीज़ को खाते खाते, मतलब जस्ट है प्रोड्यूसर है उसको हर्बीवोर खाए, हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर खाया, सॉरी कार्निवोर खाया, फिर इसको किसी दूसरे कार्निवोर ने खाया, तो रिपीटेड ईटिंग चल रही है यहाँ पर फूड चेन में, ठीक है, यही बोल रहा है। और इस तरीके से हम क्या करा रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ हम एनर्जी की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो ये फूड चेन में इस तरीके से कि बार बार एक दूसरे को खाया जा रहा है यहाँ पर, और इससे खाना दैट इज, इसके पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी देखा था कि प्रेडेशन जो है एक चैनल प्रोवाइड कराता है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर के आ जाओ, ठीक है। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, ठीक है। हर एक की लाइफ होती है, जब उसकी डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स उसकी बॉडी से उसको डिग्रेड करेंगे, उस प्रोसेस में वो अपना हिस्सा लेंगे, और जब वो एनर्जी डिकम्पोजर में आ गई, जब डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे तो जितना भी जो कुछ भी था वो वापस से हीट लॉस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाता है। नो एनर्जी दैट इज
trapped into an organism remain in it forever. The energy trapped by the producer is either passed on to a consumer or the organism dies. ठीक है, तो सिंपल है, प्लांट में गया, जरूरी नहीं है पूरे प्लांट को सबको ही खाए हैं, ठीक है, सॉइल में जाएगा, डिकम्पोजर ने उससे एनर्जी भी रिलीज करा दी और मिनरल्स भी रिलीज करा दिए. देन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन. ठीक है, अभी हम इनको देखेंगे. देन ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये क्लियर है. जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी हैं, जो भी है, ठीक है. जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, जो वेजिटेरियन है तो वो तो हर प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, हर्बीवोर की कैटेगरी में आ गए. जो नॉन वेज खाते हैं वो जो है सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ गए. तो चाहे वो कोई नॉन वेजिटेरियन हो या जो कार्निवोर है, वो भी कहीं ना कहीं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर पे ही तो कर रहा है. प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएगा और हर्बीवोर को फिर कार्निवोर खाएगा. दे आर हेंस, तो ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड नीड्स. They are hence called consumer and also heterotroph. If they feed on the producer, the plant, they are called primary consumer. यदि herbivore हैं तो herbivore को हम primary consumer कहते हैं. And if the animal eat other animal which in turn eat the plant, they are called secondary consumer. अब हम यहाँ थोड़ा सा food chain देख लेते हैं. Food chain में ये देखो, ये plant है जो कि producer है, इस plant को ये खा रहा है. सपोज एक इंसेक्ट खा रहा है तो ये हर्बीवोर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है. इस इंसेक्ट को इस फ्रॉग ने खा लिया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. इस फ्रॉग को इस स्नेक ने खा लिया तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया. स्नेक का फेस देखो कितना क्यूट है, ठीक है. देन ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया. इसको हॉक, इस स्नेक को हॉक ने, चील ने या आउल ने खा लिया, नेक्स्ट लेवल ने खा लिया तो वो टॉप कंज्यूमर है, ठीक है. इसके बाद इसको, ये टॉप कंज्यूमर को बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया, ठीक है. तो ये जो है इस तरीके से एनर्जी चैनल चल रहा है. ओके, एनर्जी ट्रांसफर हम देख रहे हैं. देन द प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर हो जाते हैं, ठीक है. सम कॉमन हर्बीवोर और हर्बीवोर की एग्जांपल इंसेक्ट, बर्ड, मैमल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्क इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. The consumer that feed on these herbivore are called carnivore, primary carnivore, secondary carnivore. देखा, जो फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं. जो फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी उसे हम GFC या ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं. तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, दूसरा नाम हम इसे क्या देंगे, दैट इज हर्बीवोर, ठीक है. और ये मैन को यहाँ दिया हुआ है, या यहाँ हम कोई दूसरा भी ले लेते हैं, लाइक टाइगर ले लें या किसी को भी ले लें, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा. मैन की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, ह्यूमन की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है. ये हो गया. द डेट्रिटस फूड चेन बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो अभी हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा, यदि कोई, देखो सिंपल सी बात है, अर्थ में कितने सारे पौधे हैं, सबको तो कोई नहीं खाता, बहुत सारे उसके प्लांट पार्ट जो है सॉइल में चले जाते हैं. तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें लाइन भी लिखी हुई है आगे, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो मोस्टली डेट्रिटस फूड चेन करती है. उसका सिंपल सा रीजन यही है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट पार्ट हैं, ठीक है, या एनिमल बॉडी है, जो हम, जिसे हमने डेट्रिटस कहा था, वो तो मैक्सिमम जो है वो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है. और जबकि जो एक्वेटिक होते हैं वहाँ ग्रेजिंग फूड चेन ऑपरेट होती है. मेनली ऑपरेट दोनों जगह पर दोनों टाइप की होगी. टेरेस्ट्रियल में DFC भी काम करेगा, GFC भी काम करेगा, लेकिन जो डोमिनेंट होती है वो DFC होती है टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में GFC होती है. देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो ओशन है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, 55 टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोली थी. वहाँ पर प्रोड्यूसर कंपैरेटिवली कम है, कंज्यूमर ज़्यादा है, ठीक है. तो उस केस में वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, वो प्लांट, मतलब जो भी वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गीज है, वो उस रास्ते से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. DFC से या डेट्रिटस फूड चेन से कम एनर्जी ट्रांसफर होता है. अब अर्थ में देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, उनके कितने पार्ट्स जो हैं या एनिमल बॉडीज वहाँ पर पहुँचती हैं, जो कि टेट्रीवोर कहलाता है, और वहाँ से डिकम्पोजर अपनी डेट्रिटस फूड चेन को स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स वाई जो है DFC इज डोमिनेंट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और GFC इज डोमिनेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है.
ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। वहाँ डीएफसी में प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होती, जबकि जीएफसी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। जो यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं वो डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus, ठीक है। These are also known as saprotroph, ठीक है। That is decompose करते हैं, sapro मतलब dead organic matter से अपना food obtain करते हैं, that is they are known as saprotroph. Decomposers secrete digestive enzyme that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them, ठीक है। तो ये देखा हमने। In an aquatic ecosystem, GFC is the major channel for energy flow. As against this in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the DFC. ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। अब यहाँ पर देखो, ये तो अभी हम अपने समझने के लिए पढ़ चुके कि डेट्रिटस फूड चेन डिकम्पोजर से स्टार्ट हो रही है। अब जैसे कुछ प्रोटोजोआ है या बैक्टीरियाज हैं, उसको कोई लोअर इनवर्टिब्रेट खा रहा है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे एक जीएफसी ऑपरेट हो रही है, ठीक है। ये जीएफसी ऑपरेट हो रही है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में हम यहाँ पर इंसेक्ट देख रहे हैं सपोज, ठीक है। अब ये जो है ये डीएफसी ऑपरेट हो रही है। डिकम्पोजर, यहाँ जो भी डिकम्पोजर है उसको कोई इंसेक्ट खा रहा है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट को ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी खा सकता है जो जीएफसी का हिस्सा था। तो इस तरीके से हमें इंटरकनेक्शन जीएफसी एंड डीएफसी के बीच भी देखने को मिलता है, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द जीएफसी एट सम लेवल। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे, मतलब फूड है जीएफसी के कंज्यूमर के, ठीक है। प्रे हैं, उनके प्रीडेटर कहाँ बैठे हुए हैं? जीएफसी में बैठे हुए हैं। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रो, ये जो है ओमनीवोर का एग्जाम्पल है। ये हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक द फूड वेब। फूड वेब ही एक्चुअली हमें नेचुरल इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। फूड चेन तो मैन मेड इकोसिस्टम में हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो फूड वेब को ही शो करते हैं। और फूड वेब होंगे तो उस इकोसिस्टम की वो इकोसिस्टम जो होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। सी सिंपल, यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लांट है, स्क्विरल भी खा रहा है, ग्रॉसहॉपर भी खा रहा है। ग्रॉसहॉपर को स्कॉर्पियन ने खाया, ग्राउंड स्क्विरल को ईगल ने खाया, किट फॉक्स ने खाया, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर इसका इंटरकनेक्ट, ये एक जस्ट ले लेते हैं, इसका ये भी खा रहा है, ठीक है। ये जब फूड चेन की बात करें तो हम फूड चेन ऐसे कि प्लांट को ग्रासहॉपर ही खाएगा, ग्रासहॉपर को स्कॉर्पियन ही खाएगा और स्कॉर्पियन को किट फॉक्स ही खाएगा, ठीक है। ये और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि इस केस में हम देख रहे हैं कि किट फॉक्स, यदि स्कॉर्पियन नहीं भी होगा तो किट फॉक्स किसी दूसरी चीज को खा के भी काम चला लेगा। यदि सिर्फ यही इसका फूड होता और ये एलिमिनेट होता तो इसको भी एलिमिनेट होना पड़ता। अब जैसे ईगल को देख रहे हैं, ठीक है, ईगल इसको भी खा लेगा, या यहाँ स्नेक है उसको भी खा लेगा। तो यदि इनमें से ये हट जा रहा है तो ये इनके फूड के रूप में प्रेजेंट है। तो फूड वेब जो होता है वो इकोसिस्टम की मतलब फूड वेब के कारण इकोसिस्टम मोर स्टेबल होता है। यदि हम फूड चेन की बात करेंगे तो एक लेवल एलिमिनेट हुआ, प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही खा रहा है, और मान लो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर के सारे खत्म हो जाएंगे। तो फूड वेब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। Then organism occupy a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with one another. Based on the source of their nutrition of food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. ठीक है, जो फूड चेन में उनकी जो पोजीशन है कहाँ है, वो हर्बीवोर हैं कि प्राइमरी की कार्निवोर हैं कि सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर हैं, वो जो लेवल में जहाँ पर प्रेजेंट हैं उसको हम ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेयर। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स जो होते हैं
वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होते हैं, कार्निवोर जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। जैसे इसको हम देख लेते हैं, ये प्रोड्यूसर जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखो, जब भी ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर एक रेमंड लिंडमैन थे, उन्होंने बताया कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% ही होता है, ठीक है, सिर्फ 10% ही होता है। तो जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर इसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो इसका 90% मतलब वो रेस्पिरेशन में यूज करेगा, हीट लॉस में जाएगा, तो सिर्फ 100 किलो कैलोरी में से सिर्फ 10 किलो कैलोरी इसको मिला, ठीक है। अब 10 किलो कैलोरी में से 9 जो है ये यहीं रह गया, सिर्फ 1 किलो कैलोरी ये बर्ड को मिला, ठीक है। और फिर 1 किलो कैलोरी का 0.9 इसी लेवल पे रह गया, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ही रह गया। फोर्थ लेवल पर सिर्फ 0.1 किलो कैलोरी गया। तो हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि एनर्जी जो है ट्रॉफिक लेवल से जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचती है तो एनर्जी लॉस होता जाता है, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी पहुंच पा रही है, दैट इज ओनली 10%। ये लिंडमान की फाइंडिंग थी। और इस वजह से हम सोचें कि हमने टर्शरी डाल दिया, फिर ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, ऐसा बढ़ाने का सोचे तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहीं पर इसको कितनी कम एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए जो भी फूड चेन होती है उसमें ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं 5 to 6 तक ही होते हैं, ओके। तो कम होते हैं, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यही होता है, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर ये इस तरीके से एनर्जी कम होते जा रही है, इस वजह से फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल कम प्रेजेंट होते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल व्हेन any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serve as an energy source for decomposer। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, वही लिखा हुआ है। Organism at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demand। ठीक है, जिसकी ये है, ये सोचे कि मैं पावरफुल हूं लेकिन इसकी नीड जो है इसके लोअर ट्रॉफिक लेवल ही पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड के लिए लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड होता है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। अब ये जो लिविंग मटेरियल, जो भी बायोमास यहाँ पर प्रेजेंट है, बायोमास दैट इज लिविंग मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो बायोमास है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो लिविंग मटेरियल जो प्रेजेंट है उसको हमने स्टैंडिंग क्रॉप बोल दिया है। और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम स्टैंडिंग स्टेट टर्म यूज करते हैं, ओके। तो स्टैंडिंग क्रॉप तो दिया हुआ है यहाँ पे, दैट ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल at a particular time called as standing crop। The standing crop is measured as a mass of living organism, ठीक है। अब स्टैंडिंग क्रॉप को हम या तो बायोमास में एक्सप्रेस करें, ऑर्गेनिक मैटर में एक्सप्रेस करें, या इंडिविजुअल कितने सांप उस ट्रॉफिक लेवल पे हैं, तो नंबर में भी हम स्टैंडिंग क्रॉप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर बायोमास में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टैंडिंग स्टेट मैंने आपको बता दिया, दैट इज ट्रॉफिक लेवल में एक किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट जो होता है स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ। Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many level: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. Do you think there is any such limitation in detritus food chain? Yes, definitely, क्योंकि वहाँ पर जो detritus food chain होगा वहाँ पर producers वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हम grazing food chain को इस तरीके से represent नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो है 10% लॉ जो है वो चाहे GFC हो चाहे DFC हो वो फॉलो करेगी, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रॉफिक। अब यहाँ पर एक इमेज वही दिखाई हुई है, दैट सन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर यहाँ हीट लॉस हो गया और
ओनली 10%, जो जितनी एनर्जी उसके पास थी उसका सिर्फ 10% सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को गया। फिर सेकेंड जो 10% थी उसका बहुत सारा हीट में निकल गया और सिर्फ 1% जो है यहाँ पर पहुँची, फिर हीट में निकल गया, फिर उसका 0.1% ये हॉक को मिल रहा है। तो हर एक लेवल पे हीट लॉस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। देन एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो इसको हम जो ग्राफिकल इस पॉइंट को, जब जो फूड चेन है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं। चार्ल्स एल्टन ने इसे सबसे पहली बार बताया था। और ये जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमें 3 टाइप के पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें हम डिकम्पोजर्स को शो नहीं करते हैं। और क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि हम फूड चेन में देख रहे हैं, जो फूड चेन या फूड वेव जो कुछ भी है, तो यहाँ पर हमने प्रोड्यूसर देखा, यहाँ हर्बीवोर देखा, फिर फर्स्ट कार्निवोर देखा, मतलब फिर ये सेकंड देखा, तो यहाँ से भी डिकम्पोजर जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी डिकम्पोजर जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जरूरी थे थोड़ी ना है कि पूरा प्रोड्यूसर को, जितना भी प्रोड्यूसर है वो सबको हर्बीवोर खा जाए, पूरे हर्बीवोर को कार्निवोर खा जाए, ये तो होता नहीं है। तो हर कैटेगरी में डिकम्पोजर जुड़े हुए हैं। तो जब डिकम्पोजर हर ट्रॉफिक लेवल में जुड़े हुए हैं तो हमें उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम कहाँ पे उसकी पोजीशन रखेंगे। इस वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड में हम डिकम्पोजर की पोजीशन को नहीं बताते हैं। अब हमने देखा जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, नंबर के होते हैं, बायोमास के होते हैं और एनर्जी के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस स्लाइड को हम फिर लेंगे। यदि हम नंबर की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम देखें तो यहाँ पर नंबर के पिरामिड जो होते हैं, ये पिरामिड, इनका बेस जो होगा ब्रॉड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम ग्रासलैंड में देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर हो जाएंगे। मान लो यहाँ 1000 मैंने प्रोड्यूसर कराए, फिर यहाँ मैंने 500 डियर करा दिए, ठीक है, यहाँ 10 टाइगर करा दिए सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम जो होता है वो अपराइट हो जाएगा। अब ये एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्री के लिए। तो ट्री के लिए उन्होंने बोला है, एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री के ऊपर उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स को रखवा दिया है। इंसेक्ट्स से कम उन्होंने स्मॉल बर्ड को करवा दिया जो इस इंसेक्ट्स को खाएंगे, और इसके ऊपर लार्ज बर्ड को किया है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने इसका बेस कम बनाया, फिर ज़्यादा इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद स्मॉल बर्ड्स हो गई, फिर उसके बाद लार्ज बर्ड हो गई, ओके। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कम है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा हो गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कम हो गए, फिर टर्शरी कंज्यूमर और कम हो गए। तो इसका शेप कैसा आया, स्पिंडल शेप आया, ओके। हम एक एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है, इसलिए आप एक ट्री का इकोसिस्टम की बात यदि करता है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो उसको क्या बोलोगे, स्पिंडल शेप या डायमंड शेप बोलोगे। अब हम एक और ट्री का एग्जांपल लेते हैं। एक ट्री है, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्मॉल बर्ड्स हो गई, सिंगल ट्री, उसमें बहुत सारी स्मॉल बर्ड हो गई, और फिर उसके उन हर एक स्मॉल बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट हो गए। पैरासाइट डिकम्पोजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस केस में इसका पिरामिड जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ स्पिंडल शेप वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो लेकिन जब एनसीईआरटी ने बिल्कुल एक एक करके पूछा है कि एक बड़े ट्री का देखो, उसके ऊपर इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फिर बर्ड्स हैं, उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए बर्ड्स हैं, और उसके ऊपर लार्ज बर्ड है, तो उस केस में वो स्पिंडल शेप है। तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो हम, दैट इज एक ट्री का इकोसिस्टम जो है, सॉरी नंबर का इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो हमें स्पिंडल शेप बनाना पड़ेगा कि बेस कम है, फिर बीच में चौड़ा हो जाएगा, फिर नैरो हो जाएगा, ओके। सो ये हमने देखा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम देखते हैं, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर कुछ जू प्लैंक्टॉन होंगे, फिर उसके ऊपर कम नंबर में ये जू प्लैंक्टॉन हो गए, यहाँ पे भी ले लेते हैं नंबर 1000 है, फिर ये 500 हो गए, फिर ये 300 स्मॉल फिश है, उसके ऊपर फिर
सपोज 100 लार्ज फिश कर दी तो ये नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है नंबर का वो अपराइट होता है। एनसीईआरटी में क्लियर है, दैट इज ट्री का इकोसिस्टम उन्होंने स्पिंडल शेप बनाया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देखते हैं। तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में ट्री होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे हर्बीवोर हो जाएंगे, हर्बीवोरस बर्ड हो जाएंगे, डियर और ये सब टाइप के हो जाएंगे। तो उनका नंबर ये मान लो 100 ट्री है और फिर उसके बाद ये 100 ट्री हो गए, फिर उसके बाद हर्बीवोर का नंबर बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर फिर डिक्रीज हो जाता है, टॉप कार्निवोर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम वैसे जब हम एक नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी ने ट्री का इकोसिस्टम स्पिंडल शेप बोला है तो स्पिंडल शेप ही हमें बोलना है, ठीक है। अदरवाइज हमने देखा था ट्री का इकोसिस्टम जो है वो इन्वर्टेड, यदि हम बर्ड के रिलेशन में, क्योंकि वो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जितनी भी पहले की बुक्स देख लो, मतलब रेफरेंस बुक देख लो, तो उसमें ट्री का इकोसिस्टम इन्वर्टेड बोलता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम जो है वो स्पिंडल शेप होता है। तो अभी जो है नंबर का इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें अपराइट हमने बना दिया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक सिंगल ट्री का इकोसिस्टम वो हमने स्पिंडल शेप बनाया। एक चीज और, अब यदि ये तो हमने यहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी ने भी टर्म्स एंड कंडीशन दे दी थी कि एक ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, फिर उससे कम बर्ड्स हैं, फिर उसके ऊपर लार्ज बर्ड है, तब तो ये स्पिंडल शेप बना। यदि ये कोई क्वेश्चन आता है कि एक ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स हैं और स्मॉल बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट हैं, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक करना होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला कि बर्ड, एक ट्री उसके ऊपर 100 बर्ड, हर एक बर्ड के ऊपर 100 पैरासाइट, तो उस केस में इन एक ट्री का इकोसिस्टम इन्वर्टेड ही बनता है, जिसे हम पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। पैरासिटिक के केस में इन्वर्टेड बन जाता है, ठीक है। तो क्लियर, एनसीईआरटी ने ट्री का बोला इन्वर्टेड, सॉरी स्पिंडल शेप, और पैरासिटिक यदि हम एक पर्टिकुलरली बोल रहे हैं जिसमें टॉप कंज्यूमर जो है वो पैरासाइट है, तो उस केस में हमें क्या करना है, दैट इज इन्वर्टेड बनाना है। ओके, सारी कंडीशंस यहाँ पर जो भी हो सकता है वो बता दिया है, ठीक है। तो यही देखो, नंबर ऑफ पिरामिड, बहुत सारे प्रोड्यूसर, फिर जिराफ, फिर टाइगर, ठीक है। यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो भी अपराइट होता है। बायोमास यानी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होता है। लेकिन यदि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे पॉन्ड का ले लिया हमने, तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन होंगे जिनका बायोमास कम होगा, ठीक है। फिर जू प्लैंक्टन होंगे, उनका थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। फिर स्मॉल फिशेस होंगी, उनका जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होगा, और ये लार्ज फिश हो गई तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल में ये अपराइट हो गया। तो हमने अभी 3, 2, 5 टाइप के देख लिए। और एनर्जी पिरामिड में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, दैट इज एनर्जी। हमने देखा कि एनर्जी कन्वर्सेशन, थर्मोडायनामिक का लॉ लगा लो सेकेंड वाला, कि 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये एक से दूसरे में जाएगी तो लॉस ऑफ हीट होगा। लिंडमान का 10% भी हमने देख लिया। तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं है, तब तो एक एनर्जी से दूसरे लेवल पे जा रहा है। लिंडमान का लॉ लगा दो यहाँ पर, दैट इज 100 है, तो यहाँ पर कितना पहुँचा, दैट इज 10 पहुँचा, यहाँ पर 1 पहुँचा, यहाँ पर 0.1 पहुँचा, यहाँ पर 0.01 पहुँचा, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, ये 100 किलो जूल है, किलो कैलोरी है, तो यहाँ पर कितना पहुँचा 10 किलो कैलोरी, इस वाले लेवल पे पहुँचा 1 किलो कैलोरी, इस पे पहुँचा 0.1 और इस पे ऊपर पहुँचा 0.01, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन, ये सारे एक टाइप के एनर्जी पिरामिड हमने देख लिए। नेक्स्ट है ये इसके ही एनसीईआरटी की इमेज है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर है। इन्होंने प्राइमरी प्रोड्यूसर के इतने नंबर बताए हैं, फिर हर्बीवोर के नंबर इतने, देन सेकेंडरी कंज्यूमर का इतना और टर्शरी कंज्यूमर का इतना, ओके। तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये अपराइट हो गया। देन पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल में अपराइट हो गया। देन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम का हो गया। यहाँ पर
इसको पढ़ो, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप, ये क्वेश्चन बनाते हैं, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ प्रोड्यूसर्स, इफ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ प्रोड्यूसर सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ कंज्यूमर देन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बिलोंग्स टू, तो किसका हो जाएगा, दैट इज, ये बायोमास का पिरामिड किसका हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम का हो जाएगा। तो ये जो भी इमेज में भी जो नीचे लाइन लिखी हुई है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल कैन बी इज प्रेजेंट, देन व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इट इज, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, कुछ भी बोलता है तो अपने आप डिक्रीज बोल रहा है, देन इट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, देन एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, हमने देख लिया। फिर एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। जब हम एक ट्रॉफिक लेवल में नंबर की बात कर रहे हैं या बायोमास की बात कर रहे हैं या एनर्जी का, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट हैं उनका सम लेना है हमें। ठीक है, then no generalization we make will be true if we take only a few individual at any trophic level। जैसे हमने इस जो NCERT ने नंबर का पिरामिड बनाया है, तो वहाँ जितने भी प्रेजेंट थे ये इनको सबका सम लेना है, इसमें से एक दो को भी नहीं हम कम करेंगे। ठीक है, यही चीज को वो बोल रहा है। ऑल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। जैसे यदि मैं खाने के साथ दही खा रही हूँ, ठीक है, कर्ड खा रही हूँ, या मैं मिल्क ले रही हूँ, या मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो मैं दो ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करूंगी। कहाँ को, पहला हर्बीवोर कैटेगरी को भी बिलोंग करूंगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को भी, प्राइमरी कंज्यूमर को भी बिलोंग करूंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी बिलोंग करूंगी, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड है। ठीक है, अब ऐसी टेडपोल जो है, फ्रॉग का लार्वा है, टेडपोल हर्बीवोर होता है, जबकि फ्रॉग जो होता है वो कार्निवोर हो जाता है। तो एक ही स्पीशीज एक इकोसिस्टम में दो पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर सकती है। एक बर्ड है, वो सीड को भी खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, इंसेक्ट को भी खा रही है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाएगी। तो यही चीज बोल रहा है। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज एज सच। ट्रॉफिक लेवल में कौन सी स्पीशीज होगी उससे मतलब नहीं है, वो क्या काम कर रहा है, वो प्लांट को खा रहा है, फिर कोई भी हो। ठीक है, ये फंक्शन के लेवल पर ट्रॉफिक लेवल को हम स्टडी करते हैं कि वो हर्बीवोर है, हर्बीवोर में डियर है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, वो प्लांट को खा रहा है कि एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट को खा रहा है, ये चीज़ है। फंक्शनल लेवल पर हम ट्रॉफिक लेवल की स्टडी करते हैं, स्पीशीज कंपोजिशन पे नहीं जाते हैं। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seed, fruit, peas, and secondary consumer when it eat insect or worms. Can you work out how many trophic level human being function at in a food chain? एक पर्सन, अच्छा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को आप कहाँ पे रखोगे? फूड चेन में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कहाँ रखोगे? वो डिकम्पोजर नहीं है, वो पैरासाइट है। ठीक है, सोचना। और ह्यूमन को कहाँ कहाँ, उस पर तो हमने बात कर ली है। ठीक है, किसको मार के खाया जा रहा है कार्निवोर के केस में, उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। तो ह्यूमन जो है हर्बीवोर भी है, ह्यूमन ओमनीवोर है, लाइक क्रो। ठीक है, बेयर, भालू, ये सब जो है ओमनीवोर है। देन in most ecosystem all the pyramid of number of energy and biomass are upright. Producer और more in number, biomass ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमने देखा है। ऑल्सो एनर्जी के लेवल पे भी हमने देख लिया कि जो इकोसिस्टम, जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम जो है नंबर और बायोमास के साथ है कि कभी सीधे हो जाते हैं और वो कभी उल्टे हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में कर रही थी, वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही है। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट ऑफ द नंबर एंड बायोमास पिरामिड्स आर देन इट इज अपराइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे ये केस भी देख रहे हैं।
If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small bird depending on the insect as also the number of larger bird eating the smaller one. तो यहाँ पर देखो सिंगल ट्री हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हुए, फिर बर्ड को कम कर दिया, तो ये किस शेप का बना? ये कंडीशन दे रहा है तो ये किस शेप का बन गया? डायमंड शेप का बन गया, या इसको ही हम स्पिंडल शेप बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देन द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। हमने देख लिया एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बायोमास कम होता है जू प्लैंक्टॉन से, और जू प्लैंक्टॉन का कम होता है स्मॉल फिशेस से। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हम अभी स्टडी करके आ चुके हैं। इट इज ऑलवेज अपराइट। ओके, however there are certain limitation of ecological pyramid such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level। ठीक है, यहाँ हम पूरा फंक्शनल लेवल पर बात कर रहे हैं, इस वजह से इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। तो जब हम ट्रॉफिक लेवल, जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं तो लिमिटेशन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में नेचुरल इकोसिस्टम में फूड वेब देखने को मिलता है, फूड चेन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यही लिमिटेशंस हैं इसके। देन मोर ओवर सैप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन, हाँ सैप्रोफाइट को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हम फूड चेन को हम रिप्रेजेंट, फूड चेन में हम डिकम्पोजर को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो तो हर जगह से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जगह हम कहाँ रखें? प्रोड्यूसर से भी जुड़े हुए हैं, वो सारे कंज्यूमर से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके आगे हम न्यूट्रिएंट साइकिल और प्लांट सक्सेशन को देखते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।